स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव जनन। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट हैं ए टू जेड चैप्टर के जितने भी पॉइंट है जो अनक्लियर है, तुम्हें पता है एनसीईआरटी में मोस्टली 60% अनक्लियर टॉपिक दे रखे हैं, समझ में नहीं आता, तो मेरा काम रहेगा कि मैं उनको क्लियर कराऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बनने में लेट हो जाती है, वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे सोचना भी पड़ता है कि आपको कैसे बेटर कराऊं, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन मेरा अब से ये रहेगा कि कंटिन्यू आपके लिए वीडियो अपलोड होनी चाहिए, और सिलेबस कोशिश करूंगा मैं पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों का, चाहे मुझे 2 वीडियो अपलोड करनी पड़े, लेकिन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या करना है, आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले देखने वाले हैं हम क्या, हम देखने वाले हैं मानव जनन में 2 तरह के जनन, 2 तरह के जनन तंत्र होते हैं। तंत्र तो आप जानते हैं, तंत्र क्या होता है, तंत्र उसे कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा, चाहे वो हमारे शरीर के ऑर्गन है, अंग है, चाहे इंसान है, ह्यूमन्स है, वो मिलकर जब काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम या तंत्र बोलते हैं। यहाँ पे जो बात चलेगी वो किसकी बात चलेगी, यहाँ पे बात चलेगी ऑर्गन वाले तंत्र की। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा अंग शरीर के काम कर रहे हैं किसी को मिलकर, तो उस पूरे के सिस्टम को, पूरे को क्या बोलते हैं, सिस्टम या तंत्र बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। और क्या करूंगा मैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आप उसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे कितने आते हैं, 2 जनन तंत्र आते हैं, एक तो नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। और सिंपल से जो वर्ड है वो भी आपको फोकस कर लेना है। मेरे एक एक पॉइंट समझाने के बाद आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लेकिन उसमें दिक्कत तब नहीं आएगी, समझ लेंगे तो आप एकदम एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। राइट। अब यहाँ पे पहले सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये होता कहाँ पे, किसकी बात करेंगे हम करेंगे पहले नर जनन तंत्र की। किसकी, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र की। ठीक है, क्योंकि एक होता है नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र में क्या होता है, देखो नर जनन तंत्र, अब आपको पता है ये क्या है, तंत्र है। तंत्र है तो इसका मीन्स क्या होगा, तंत्र का मीन्स होगा यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा जो पार्ट है, अंग है, वो मिलकर काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे, यहां तक तो क्लियर है ना। अब देखो सबसे पहले नर जनन तंत्र की ये बात ध्यान रखनी है, ये कहाँ होता है, श्रोणि क्षेत्र में होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि वो किस पॉइंट को पूछ ले पता नहीं होता। श्रोणि क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है, श्रोणि क्षेत्र में होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कहाँ पे होता है, ये सीधी बात है, नर जनन तंत्र जो होता है वो श्रोणि क्षेत्र में होता है। श्रोणि क्षेत्र का मीन समझ रहे हो, हमारे पार्ट्स इस तरह से, कोई भी ह्यूमन से, तो यहाँ पे जो ये अक्ष होता है, ठीक है, ये अक्ष जो होता है मैन, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पैर होते हैं, और यहाँ पे हैंड्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ग्रीवा गर्दन होती है। तो इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया। सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को कहते हैं, और एक इस नीचे, 3 पार्टों में बांटा गया। ठीक है, उसे कहते हैं बक्षीय क्षेत्र। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, बक्षीय क्षेत्र, बक्षीय क्षेत्र। और यहां पे ये होता है श्रोणि क्षेत्र। ये कौन सा होता है, श्रोणि क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है ये कौन सा क्षेत्र है, श्रोणि क्षेत्र। तो ये कहाँ पे मिलता है, सबको पता है कि ये यहाँ पे इस एरिया में मिलते हैं। तो सीधी बात है, ये क्या होता है, नर जनन तंत्र कहाँ पे होता है, श्रोणि क्षेत्र में होता है। पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, कहाँ पे होता है, ये श्रोणि क्षेत्र में होता है। अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें ऑर्गन कौन कौन से काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के अंग होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के ऑर्गन होते हैं। एक को बोलते हैं हम प्राथमिक, प्राथमिक बोल दो या इसको मुख्य बोल दो, मुख्य जनन अंग। ठीक है, एक होते हैं, एक को बोलते हैं द्वितीयक बोल दो, इसको क्या बोल दो, द्वितीयक, या इसको सहायक भी बोल सकते हैं हम, सहायक जनन अंग। ठीक है, नर जनन तंत्र में जो सिस्टम है उसमें कितने तरह के अंग होते हैं, 2 तरह के अंग होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक बोल दो या मुख्य जनन अंग, और एक द्वितीयक या सहायक जनन अंग। नाम से पता चल रहा है क्या, प्राथमिक मतलब प्राथमिक या मुख्य। मुख्य का मीन्स होता है अगर कोई सिस्टम है उसमें जो सबसे मेन काम करता है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन काम जो करने वाले उनको बोलेंगे मुख्य। अब क्या करने वाले वो देखने वाले हैं, और कौन करने वाला वो भी देखने वाले हैं। और जो क्या करेंगे, मुख्य इंसान की, जैसे मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम है ना, जैसे स्कूल का एक सिस्टम मान लिया हमने
कि स्कूल में क्या होते हैं, स्कूल में माना प्रिंसिपल पूरे चीज को कमांड करते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हुए, मुख्य हुए, और जितने भी टीचर हैं या जितने भी टीचर हैं और हैं जैसे चपरासी, ये सब क्या है मिलकर उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो क्या हुए, सहायक हुए, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसे होता है, एक मुख्य अंग होता है यहाँ पे। मुख्य अंग किसे बोलते हैं, देखो मुख्य अंग उसे बोलते हैं जो क्या करता है, युग्मक जनन करता है। क्या करता है, युग्मक जनन। जो युग्मक का जनन करेगा उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्राथमिक, ठीक है ना। अब होते कौन है, यहां पे होते हैं, आपको पता है कि यहां पे होते हैं एक जोड़ी विषण। क्या है, एक जोड़ी विषण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्राथमिक या मुख्य जनन अंग होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट कि प्राथमिक या मुख्य जनन अंग किनको क्या बोलते हैं, तो हमें पता है कि जो युग्मक जनन करते हैं, युग्मक को उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक या मुख्य जनन अंग बोलते हैं। नर में क्या होते हैं, नर में होते हैं एक जोड़ी विषण। पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। मादाओं में कौन से होंगे, मादाओं में कौन युग्मक उत्पन्न करता है, अंडाशय, ठीक है। तो वहां पे कौन होगा, अंडाशय। सीधी बात है, चाहे नर है चाहे मादा है, लेकिन जिसमें जो युग्मक उत्पन्न करता है उसे प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो सहायक, सहायक का मीन्स होगा, सहायक के मीन्स यहां पे भी पॉइंट क्लियर तरीके से समझना, सहायक किसको बोलते हैं, सहायक जनन अंग उनको बोलते हैं जो युग्मक को एक जगह से दूसरी जगह जाने में या ले जाने में, उनको एटमॉस्फेयर देने में, एटमॉस्फेयर देने में, उनको पोषण देने में, इन सब में क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, या निषेचन में हेल्प करेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, द्वितीयक या सहायक जनन अंग। अब देखो सहायक जनन अंग या द्वितीय जनन अंग कौन से होंगे, देखो यहाँ पे समझो इस चीज को। यहाँ पे क्या है, पहले इस स्ट्रक्चर को मैं बताता हूं, उससे हेल्प से समझेंगे, अच्छा रहेगा। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये है विषण, ये क्या है, विषण, क्योंकि दो विषण होते हैं, एक का डायग्राम मैंने बनाया, एक ही सेम ऐसा ही होता है, तो सीधी बातों से बनाने आपको पता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, विषण, विषण है ना। विषण के ऊपर एक आवरण होता है जिसको क्या बोलते हैं, विषण कोश, विषण कोश बोलते हैं। अब देखो विषण के अंदर क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम। विषण के अंदर क्या होता है, विषण के अंदर पालियां होती हैं, पालियों के अंदर क्या होता है, शुक्रजनक नालिकाएं होती है, शुक्रजनक नालिकाएं होती है। देखो यहाँ पे ये विषण है, विषण के अंदर ये किसे दिखाया है, पालियों को, ये किसे दिखाया है, पालियों को, क्योंकि बुक में जो डायग्राम है वो ज्यादा क्लियर नहीं है, तो मैंने अपने साइड से डायग्राम बनाया। ये विषण है, उसमें ये क्या है, विषण की पालियां, और ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे ये है शुक्रजनक नालिकाएं। अब यहाँ पे समझो शुक्रजनक नालिकाएं हो गई। अब यहाँ पे देखो शुक्रजनक नालिकाएं हैं ये, इनसे क्या निकल रही, छोटी छोटी क्या निकल रही है, नलियां निकल रही है, और ये जाके क्या एक जगह पे सब में मिल रही है, एक जगह मिल रही है, तो इसको बोलते हैं वृषण, वृषण जालिका। क्या बोलते हैं इसको, देखो वृषण जालिका। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो वृषण जालिका, अब यहाँ से वृषण, यहाँ से वृषण से आगे नलियां जा रही हैं, आगे नलियां जा रही हैं, जिनको बोलते हैं शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका बोलते हैं। आपको पता है विषण के ऊपर एक पार्ट्स और दे रखा है, उसे बोलते हैं अधिविषण। अधि का मीन्स होता है आधा विषण, देखो साइज में दिख रहा है आपको, ये पूरा है, ये आधा सा दिख रहा होगा आपको, तो इसको बोलते हैं अधिविषण, ठीक है। अब देखो ये अधिवेशन हो गया, उसके बाद देखो यहां से एक नली जा रही है, इस तरह से जा रही है ना, इसको बोलते हैं शुक्रवाहक, शुक्रवाहक बोल दिया। फिर आगे देखो, आगे ये नली क्या है, इस तरह से फोल्ड हुई, यहाँ पे फोल्ड होने के बाद ये देखो ये मूत्राशय होता है और ये मूत्र वाहिनियां होती है। अब यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं क्या, ये दो क्या है, शुक्राशय, ठीक है। यहां से ये जो नली आ रही है और यहाँ पे देखो दोनों क्या हो रही है, जुड़ रही है, जुड़ रही है ना, क्या हो रही है, जुड़ रही है। इसे बोलते हैं स्खलनीय, स्खलन नलिका, राइट, स्खलन नलिका बोलते हैं। आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं स्खलन नलिका, ठीक है, स्खलन नलिका बोलते हैं। फिर आगे स्खलन नलिका जो खुलती है वो कहां पे खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है, ठीक है, मूत्र पथ में खुलती है। बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो भी इनको शुक्राणु को ले जाने में सहायता करेगा या निषेचन में सहायता करेगा या उनको पोषण देगा या उनको क्या देगा, उनको सेफ रखेगा, उन सबको क्या बोलेंगे, सहायक अंग। बात समझ आ गई। देखो यहां से लेके यहां तक जितनी भी नलियां ये शुक्राणु को क्या कर रही है, लेके जा रही है, लेके जा रही है ना। अभी शुक्राशय क्या है, शुक्राशय के अंदर शुक्राणु रहते हैं, रहते हैं, और शुक्राशय ऐसा एटमॉस्फेयर देता है जिससे वो शुक्राणु जिंदे जीवित रह सके। तो ये सब क्या हुए, क्या हुए, क्या हुए,
सहायक या द्वितीयक अंग। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यहाँ पे देखो ग्रंथियां, ये प्रोस्टेट ग्रंथि देखने में लगती है दो है, लेकिन ये एक होती है। इस तरह से पीछे से, जैसे यहाँ पे देखो इस तरह से पीछे से इस तरह से फोल्ड कर दी, तो आगे से जब देखोगे तो ऐसे लगेगा इधर भी है इधर भी है, लेकिन क्या होती है इस तरह से ये फोल्ड होती है पीछे से, तो होती है एक है। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां है ना, ग्रंथियां भी क्या करती हैं, स्राव निकालती हैं। क्या निकालती है? स्राव का मतलब होता है लिक्विड निकालती है, लिक्विड निकालती है। और लिक्विड क्या करता है? लिक्विड जो होता है शुक्राणुओं को, जिसे बोलते हैं शुक्र प्लाज्मा, तो शुक्राणु क्या होते हैं, उस लिक्विड में होकर उसके लिक्विड के साथ जाते हैं। तो ये ग्रंथियां भी क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये ग्रंथियां भी कहीं ना कहीं शुक्राणु की हेल्प कर रही है किसी ना किसी तरीके से। तो बात समझ आ गई? तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? सहायक अंग। पॉइंट क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कौन कौन होगा, यहाँ पे एक तो होंगी सहायक नालिकाएं, नालिकाएं। अब आप ये तो सिंगुलर और मतलब एक वचन बहुवचन तो जानते हैं ना, एक नली यहां से होगी तो एक यहां से भी होगी, तो कितनी होगी? दो। तो हम नलिका नहीं बोलेंगे, नालिकाएं बोलेंगे, दो है यहाँ पे। क्या होगा? सहायक नालिकाएं हो गई, ठीक है ना। सहायक नालिकाएं होती है, और क्या होती है यहाँ पे? सहायक नालिकाओं में कौन होगा? देखो ये जितनी भी आ रही है नालिकाएं, कौन कौन सी, चाहे ये वृषण जालिका है, चाहे शुक्र वाहिका है, चाहे शुक्र वाहक है, चाहे स्खलन नालिका है, ये सब क्या है, इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। कोई दिक्कत? आगे क्या है? आगे देखो क्या होंगी? सहायक ग्रंथियां। और कौन होंगी? सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां भी सहायता करेंगे इसकी, मैंने बताया प्लाज्मा निकालेंगे, ये हो गई। और क्या होती है? जनेंद्रिया, जनेंद्रिया। कौन सी? बाह्य जनेंद्रिया, बाह्य जनेंद्रिया, ठीक है, बाह्य जनेंद्रिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या होंगे? सब क्या होंगे? सब मिलकर ये, इनको बोलेंगे हम द्वितीयक या सहायक अंग, और इनको बोलते हैं प्राथमिक अंग। कोई डाउट? ये तो समझ आ गया होगा ना। अब देखो क्या होगा, जनेंद्रियों में ऐसे होता है ये कभी जनेंद्रिया, बाह्य जनेंद्रिया, बाह्य जनेंद्रिया मीन्स पेनिस, ठीक है। अब देखो यहां तक कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट और बनता है, ये तो सब आपको पता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि यहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि इनका सीक्वेंस कभी कभी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सीक्वेंस पूछ लेता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है? वृषण जालिका होती है, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या होती है, क्योंकि मैं लिखाऊंगा टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ। सीक्वेंस इंपोर्टेंट होता है, आप नोट कर लेना सीक्वेंस को। सबसे पहले क्या होती है? वृषण जालिका होती है। वृषण जालिका के बाद शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका के बाद अधिवेशन, अधिवेशन के बाद क्या होती है? शुक्रवाहक, शुक्रवाहक के बाद क्या होती है? दोनों मिलकर क्या बनाती है? स्खलन नालिका। और फिर क्या होता है? मूत्रपथ, ठीक है। इसको आप क्या कर लेना? नोट कर लेना, ठीक है ना, एक के बाद नोट कर लेना। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब दूसरा आता है कि यहाँ पे विषण कोश का जो टेम्परेचर होता है, इसका जो अंदर का टेम्परेचर होता है, वो शरीर का टेम्परेचर होता है हमारा। एक एक पॉइंट तुम्हें पता है, नीट के एग्जाम में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी थोड़ा हार्ड पड़ता है वो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कोई भी पॉइंट बचना नहीं चाहिए। मैंने पहला पॉइंट बोला, ये जनरली आपको सबको पता होता है, ठीक है, यहाँ पे इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनता है? मैंने बोला ये भी पूछ लेता है, इनका जो नलिकाओं का क्रम है, कौन किस तरह से कहाँ पे जुड़ी है और कहाँ पे खुल रही है, वो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके टेम्परेचर पे क्वेश्चन बनता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, सबको पता है 37.5 सेंटीग्रेड होता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इतना होता है। अब यहाँ पे विषण कोश का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? 2 से 2.5 सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है शरीर के टेम्परेचर से, शरीर के टेम्परेचर से। तो इसका मीन्स कितना होगा? अगर 2 लेस करोगे तो कितना आएगा? 55.7, और अगर 2.5 करोगे तो कितना आएगा? 35, ठीक है, 35.7 हो गया। अगर यहाँ पे 2.5 कम किया तो कितना आ गया? 30 सेंटीग्रेड, ये होता है। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट पूछ लेता है कि वृषण कोश का टेम्परेचर कितना होता है, तो सीधी सी बात है, कितना होता है? 35.7 से लेके 35 सेंटीग्रेड होता है, राइट। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर इसी पे उसे घुमा के क्वेश्चन पूछना है तो वो ये भी तो पूछ सकता है कि कितने टेम्परेचर पर शुक्र जनन हो सकता है, या कितने टेम्परेचर पर शुक्राणु का जनन होता है। तो आपको पता है इतने टेम्परेचर पर होता है,
डायरेक्टली वो पूछ सकता है कि भीषण कोश का टेम्परेचर कितना होता है, आप बता सकते हैं इतना होता है। वो ये पूछ सकता है कि कितना कम होता है, तो उसने एनसीईआरटी में बस ये लिख रखा है कि इतने से इतना कम होता है। बाकी जो ये बातें मैंने बताई वो अपने साइड से बताई, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीषण कोश का टेम्परेचर कितना होता है, इतना होता है। शुक्राणु जनन कितना होता है, इतना। खुद सोचो कि इसका टेम्परेचर इतना क्यों है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर शुक्राणु का जनन होता है। 37.5 पर शुक्राणु का जनन नहीं होता है, शुक्राणु मर जाएंगे। राइट, दोनों पॉइंट क्लियर है। अब यहां पे तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब उसके बाद इसे नोट करो आप। अब देखो पहला पॉइंट क्लियर समझ आ गया। ध्यान रखना जहां से क्वेश्चन बनता है मैं वहां पे बताऊंगा आपको। अब यहां पे पढ़ने वाले विषण संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं? विषण संरचना, संरचना। और आपको पता है मुझे क्यों पता है कि कहां से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैंने सीसी बातें एग्जाम दिए है, सब एग्जाम दिए, तो सीसी बातें मुझे पता है कि आईआईटी में भी कैसे क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे भी नीट में भी कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो पॉइंट टू पॉइंट कैसे पूछता है मुझे अच्छे से पता है, अच्छे से जानता हूं मैं कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे पूछता है। विषय संरचना हो गया। अब देखो यहाँ पे संरचना मैंने बताया, मैं एक अलग वे में बताऊंगा, क्योंकि बुक में तो वो दे रखा है थ्योरिकल, उससे समझ में नहीं आता। मैं बताऊंगा उसके डायग्राम और चार्ट से। देखो क्या होता है, इस तरह से विषण होते हैं। क्या होते हैं? विषण। सबको पता है कितने विषण होते हैं? 2 विषण होते हैं। अब 2 तो विषण हो गए, राइट। उसके अंदर, विषणों के अंदर जब हमने देखा तो हमें कुछ इस तरह की इंटरफेस संरचनाएं दिखाई दी। ध्यान रखना इस तरह से, क्योंकि पैसेज में ना बिल्कुल समझ में नहीं आता, बायोलॉजी तो खासकर समझ में नहीं आती पैसेज से, ऐसे एकदम अच्छा समझ में आता है। तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने पढ़ा है ना वैसे पढ़ाऊंगा आपको। ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूं। हमने पहले देखा बाहर से तो हमें विषण दिखे, फिर हमने विषण के अंदर जब देखा तो हमें इस तरह से संरचनाएं दिखाई थी, राइट। इसे क्या बोलते हैं आपको पता है? विषण। विषण और कितने होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, अभी लिखा है हमने। इसके विषण के अंदर जब देखा तो हमने देखा तो क्या थी? विषण, विषण पालिया, पालिया। और इनको हम क्या बोल सकते हैं? कक्ष भी बोल सकते हैं। कक्ष का मीन्स होता है आपको पता है, कमरे। फिर हमने क्या किया? विषण पालियों के अंदर देखा हमने। फिर क्या देखा हमने? विषण पालियों के अंदर। तो जब हमने विषण पालियों के अंदर देखा तो इस तरह की हमें नली दिखाई दी। क्या दिखाई दी? नलियां दिखाई दी। क्या दिखाई दी? नलियां, राइट। नलियां दिखाई दी। ये नलियां होती हैं शुक्र जनक जनक नलिका। बात समझ आ गई? फिर हमने शुक्रजनक नलिका के अंदर देखा। क्या देखा? शुक्रजनक नलिका के अंदर देखा। तो शुक्रजनक नलिका का इंटरफेस हमें कुछ इस तरह से दिखाई दिया, इस तरह से। देखो यहां पे अब ध्यान रखना, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है वो अजीब सा दे रखा है, आपको समझ नहीं आएगा वहां पे। इसे देखो मैं समझाता हूं अच्छे से। ऐसे करके उसमें जो स्ट्रक्चर दे रखा है कुछ ऐसे दे रखा है, ऐसे करके इस तरह से बनाया उसने, ऐसे बनाया है, फिर ऐसे साइडों में ऐसे करके बना दिया, कहीं पे ऐसे गोल बना दिया, फिर यहाँ पे गोल बना दिया, फिर यहाँ पे साइडों में बना दिया, और ऐसे करके बना दिया उसने, ऐसे करके इंटरफेस सा। फिर ऐसे करके यहाँ पे बना के फिर उसने ऐसे करके साइडें स्पेस बना दिए, ऐसे करके स्पेस बना दिए। ऐसे तो स्पेस बने हुए है ना, इधर को स्पेस बना दिया, इधर से स्पेस बना दिया ऐसे करके, और यहाँ पे स्पेस बना दिया ऐसे करके बना हुआ है वहां पे। तो कुछ समझ नहीं आता, अजीब सा लगता है। इसका रियल स्ट्रक्चर देखो क्या है कि हमारे पास जैसे मान लो यहाँ पे नलियां हैं, क्या है हमारे पास? नलियां। और आपको पता है कितनी होती है? पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको चार्ट से कर देता हूँ, ठीक है, फिर अगला वाला स्टेप करेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं? देखो इसको क्या बोलते हैं? विषण। क्या है ये? विषण। और कितने होते हैं? 2 होते हैं, राइट। ये क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है? विषण पालियां। क्या है? विषण पालियां। पालियां कितनी होती है? 250, 250, ठीक है। अब यहां पे देखो ये हो गया ना। अब देखो इसके अंदर क्या, हम विषण पालियों के अंदर हमें क्या मिला? शुक्र जनक नालिका। ये कितनी होती है? ध्यान रखना 1 से 3 होती है। तो इतना यहां तक हमें समझ आ गया, राइट।
अब देखो इस चित्र का हम निकालते हैं, डायग्राम कैसे बना रखा है, ऐसे बना रखा है कि यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है मालूम है, ये एक विषण, जो हमारी विषण के अंदर नली है ना उसको दिखा रखा है। यहाँ पे ये एक शुक्रजनक नालिका है, ये दूसरी शुक्रजनक नालिका है, ये तीसरी शुक्रजनक नालिका, ये चौथी शुक्रजनक नालिका, ये पांचवी, ये शुक्रजनक नालिका दिखाई है उसने, क्या दिखाई है, शुक्रजनक नालिका। लेकिन बोला क्या है, बोला क्या है, शुक्रजनक नलिका की संरचना, ऐसी तो बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहां पे नलियां इस तरह से, नलियां क्या है, इस तरह से नलियां होंगी, राइट, ये नलियां मान लो 1 से 3 होती है, मैंने यहां पे 3 ले ली। अब आपको पता है नलियां ऐसे होंगी। अब देखो यहां पे होता क्या है, ये इस तरह से नलियां होती है, इस तरह से, यहां पे ले लो इसको नली होगी। अब देखो यहाँ पे 1 नली, 2 नली, 3 नलियां ले ली हमने। अब होता क्या है, देखो ये जो कोशिका होती है, ये पता कैसे दिखाया हुआ है, ऐसे नहीं दिखाया, इसने ऐसे दिखाया, ऐसे करके, समझ रहे हो ना, नली तो ऐसी लंबी होती है, आप सोचोगे ऐसे कैसे, तो इसने ऐसे नहीं दिखाया खड़ी करके, इसने ऐसे दिखा दिया। जब ऐसे करके देखोगे आप इसको, लेंथ दिखेगी इसकी, लेकिन जब आप ऐसे करके सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा, गोल दिखेगा, तो ऐसे दिखाया इसने गोल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इस तरह से इंटरफेस होता है इसका, एक का बना के दिखाता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो, और ये इस तरह से यहाँ पे अंदर भी कोशिकाएं होती है, ऐसे करके इस पे कोशिकाएं होती है। अब इसे ध्यान से समझना, ये हो गई, सभी पे ऐसे होंगे सेम टू सेम। अब यहाँ पे देखो नली तो ये अकेली है, नली क्या है, नली तो ये है, नली तो ये है नलियां, ये तो स्पेस दिखाया उसने, ये वाला देखो, ये क्या हुई, ये नली दिखाई उसने, कैसे दिखाई, ऐसे करके फोल्ड करके दिखाई, ये नली दिखाई, ये जो स्पेस है ये क्या है, 2 नलियों के बीच वाला स्पेस दिखा रखा है उसने, बात समझ आ रही है, 2 नलियों के बीच वाला स्पेस ये। अब यहाँ पे समझो, इसमें एक नली में कितनी कोशिकाएं, एक नली में 2 तरह की कोशिकाएं, आपको पता है एक कोशिका क्या होती है, नर जर्म कोशिका, कोशिका। अब देखो नरजर्म कोशिका ये वाली नहीं होती है, अंदर वाली होती है, कौन सी होती है, ये अंदर जो कोशिकाएं होती है इसे बोलते हैं नरजर्म कोशिका। और ये जो होती है, जो आधार बनाती है, बाहर होती है, इसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या होती है ये, सर्टोली कोशिका। बात समझ में आई। अब देखो ये 2 कोशिकाएं तो किसकी है, शुक्रजनक नालिका की, लेकिन यहाँ पे जो दे रखी है अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका, वो कहां पे है, इसमें थोड़ी है, वो तो इसके स्पेस में, कहां पे है वो, खाली जगह में। ध्यान समझ में आ रहा है ना, वो इसके अंदर नहीं है, नली के बीच में जो खाली जगह है वहां पे। तो ये जो है इसे बोला है उसने क्या, इसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, इस तरह से, ऐसे करके आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये क्या है, खाली स्पेस है। इसे क्या बोला है उसने, इसे बोला अंतराली अवकाश। क्या बोला है, अंतराली अवकाश, अवकाश। एक एक पॉइंट क्लियर है ना, अंतराली अवकाश हो गया। देखो अंतराली अवकाश में 2 तरह की कोशिकाएं मिलती हैं, एनसीईआरटी में तो बोला है कि अंतराली अवकाश में कोशिकाएं मिलती हैं जिसे अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका कहते हैं। लेकिन उसने लास्ट में छोटा सा पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पे कुछ अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनको, जो प्रतिरक्षा का काम करती है। तो सीधी सी बात है, एक तरह की और कोशिकाएं होंगी ना, तो अंतराली अवकाश में 2 तरह की कोशिकाएं होंगी। कितनी तरह की कोशिकाएं होंगी, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे चमक दिख नहीं होगा आपको, ऐसे करके कोशिका बना दी हमने, राइट, ये हमने एक कोशिका ली, ये इस तरह से ये हुआ, और यहाँ पे क्या है, अंदर इसके कोशिकाएं, राइट, ये इस तरह से कोशिका हो गई, सर्टोली हो गई। फिर इस तरह से दूसरी नली है हमारे पास, इस तरह से ये, और ये भी क्या होगी, ऐसे ही होगी सेम। यहाँ पे भी क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी इस तरह से लगी हुई। देखो यहाँ पे ये हो गया अवकाश अपना, ये क्या है, ये अवकाश। यहाँ पे 2 तरह की कोशिकाएं, कितने तरह की कोशिकाएं, 2 तरह की कोशिका। अब देखो दोनों को अलग अलग बना देता हूं जिससे आपको पहचान रही है। ब्लैक बनाई है मैंने, ठीक है, ये अलग है, और ये बनाई है, ये अलग है। इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम अंतराली कोशिका। क्या, अंतराली कोशिका, कोशिका। आप जानते हो इसका दूसरा नाम लीडिंग कोशिका भी है। और ये जो ब्लैक वाली है, तो ये है प्रतिरक्षी कोशिकाएं। कौन सी, प्रतिरक्षी कोशिका। और बहुत एक थोड़ी होगी, बहुत सारी होंगी ना, तो कोशिकाएं लिख देंगे हम, कोशिकाएं, राइट। तो ये दे रखा है कुछ ऐसा जो यहां पे बिल्कुल भी समझ में
नहीं आता है। अब शायद आपके समझ आ गया होगा। इसे दिखाया कैसे, मैंने तो लंबा किया हुआ है, इसने ऐसे करके फोल्ड कर दिया, तो आपको गोल गोल तो दिखेगी जब ऐसे फोल्ड करोगे। मैंने बनाया ऐसे इसको, और इसने कैसे दिखाया, इसने दिखाया ऐसे। जब इनको ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, गोल सरफेस दिखाई देगा। बात समझ आ गई। अब देखो, शुक्रजनक नालिका के अंदर जब आपने झांक के देखा है तो क्या कितने टाइप की कोशिकाएं, आपको पता है 2 टाइप की कोशिकाएं दिखाई दी है। अंदर 2 टाइप की है, समझने की कोशिश करना मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं। इसके अंदर तो 2 ही टाइप की है ना, ये 2 टाइप की तो इसके बाहर स्पेस में दे रखी है उसने। तो इसके अंदर क्या है, शुक्रजनक नालिका में कितनी है, 2 प्रकार की कोशिका। कितने प्रकार की कोशिकाएं, कोशिकाएं। इसमें क्या दिखा आपको, कोशिकाएं। और कैसी कोशिकाएं, 2 प्रकार की, 2 प्रकार, 2 प्रकार की यहां पे आपकी कोशिकाएं मिली। कौन सी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, एक सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, कोशिका, और एक नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका। अब इसके कार्य लिख लेते हैं हम। कार्य देखो, इसका कार्य क्या है, शुक्राणु को पोषण देना। कंफ्यूज तो नहीं है, प्रदान करना देना बात एक ही होती है। यहां पे देखो, फिर आती है नर्जन कोशिका। इसका काम आपको पता है, शुक्राणु उत्पन्न करना या शुक्राणु बनाना। शुक्राणु बनाना लिख देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, शुक्राणु बनाना, शुक्राणु जनन करना, बात एक ही है। ठीक है, बात समझ आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की कोशिकाएं बचती हैं, अंतराली कोशिका और प्रतिरक्षी कोशिका। क्योंकि ये कोशिकाएं इसके अंदर नहीं है, जो बीच का स्पेस है उसमें कोशिकाएं दे रखी है। पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा। इसका वर्क भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, लीडिंग कोशिका का वर्क भी लिख लेते हैं, लीडिंग कोशिका। तो यहाँ पे भी पॉइंट ये भी आपको नोट करना, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, कोशिका, इसको अंतराली कोशिका। देखो, एक बार मैंने अंतराली कोशिका लिख दिया, एक बार लीडिंग कोशिका लिख दिया, आपको दोनों नाम पता चल गए। अंतराली नाम भी है इसका और लीडिंग भी है। इसका वर्क अगर कार्य देखें, इसका कार्य, कार्य होता है इसका क्या, एंड्रोजन, जन हार्मोन्स, हार्मोन्स का स्राव व संश्लेषण करना, संश्लेषण करना। स्राव का मीन समझ रहे हो, निकालना, संश्लेषण करना। जैसे कोई चीज हम बनाते हैं तो वह क्लियर नहीं होती, तो हम बिल्कुल क्लियर करते हैं ना उसको, बाद में फिल्ट्रेशन मान लो। ठीक है, स्राव करना, निकालना, बनाना और फिल्ट्रेशन सब काम यही करता है एंड्रोजन हार्मोन्स का। एक आती है प्रतिरक्षी कोशिकाएं। अब आपको पता है प्रतिरक्षी में तो दिक्कत ही नहीं है, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी तो सीधी सी बात है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या काम करेंगे, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें 2 पॉइंट क्लियर किए मैंने यहाँ पे। एक तो यहाँ पे जो ये डायग्राम दे रखा है, इसका भी क्लियरिटी आ गई, कैसे कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, और ये भी, तो दोनों टॉपिक को मैंने एक साथ क्लियर किया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको पता है वो बिल्कुल हार्ड भी, बहुत हार्ड भी पूछ लेता है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन की क्वांटिटी अगर देखो आप तो 5% भी नहीं होती नीट के पेपर में। ठीक है, जेई में थोड़ी रहती है, लेकिन नीट के पेपर में नहीं रहती। मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो, 50% सिंपल होते हैं, बाकी मॉडरेट होते हैं, 2-4% हार्ड कॉन्सेप्ट पूछ लेता है वो। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जनरली तो ये यही पूछ सकता है। देखो, ये बहुत बार, बहुत मोस्टली पूछता है वो, इनके दोनों के वर्क, इन कोशिकाओं के वर्क क्या क्या है। राइट, दूसरा क्या है, लीडिंग कोशिका का वर्क क्या है, इंपोर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट क्या है, एकदम इंपोर्टेंट है। फिर ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है कि एक शुक्रजनक नाली, वो सॉरी, एक पाली में, एक जो वृषण पाली होती है उसमें कितनी शुक्रजनक नालिकाएं होती है, तो 1 से 3 होती है। राइट, पालियों की संख्या कितनी होती है, 250 होती है। तो ये 5-6 इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो आपको देखने हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, मैं पहले क्या करा रहा हूं, मैं पहले पूरा नर वाला पार्ट्स कराऊंगा। नर वाला जैसे बुक में दे रखा है ना, नर जनन तंत्र, फिर मादा जनन तंत्र, फिर शुक्राणु जनन, फिर, तो उसमें बड़ा मिक्सर सा हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या नर वाला कराता हूँ पूरा पार्ट्स, फिर मादा वाला, मेल वाला एंड फीमेल वाला। एक पार्ट समझ आ गया। अब दूसरा पार्ट देखना आपको कि यहाँ पे जो हार्मोन स्राव होते हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, उनको देखना आपको, एलएच और एफएसएच का प्रोसेस क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है, हाइपो, ये प्रोसेस तो समझ आ गया ना पूरा। अब देखो यहां पे आपको देखना है क्या, हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, देखो हाइपोथैलेमस से एक क्या होगा, स्रावित होगा, स्राव होगा क्या, यह निकलेगा, क्या निकलेगा, एक हार्मोन्स निकलेगा जिसे ये कहते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, GnRH, राइट, निकला। ये निकल के पहुंचा कहां पे, अग्रपीयूष ग्रंथि पे। कहां पे पहुंचेगा ये, अग्रपीयूष ग्रंथि, ग्रंथि, अग्रपीयूष ग्रंथि पे पहुंचा। आपको पता है ये कहां पे पूरा सिस्टम, हाइपोथैलेमस, अग्रपीयूष ग्रंथि कहां पे होती है, माइंड में होते हैं ना, नर्वस सिस्टम में अपने, तो वहीं की बात चल रही है। ये हुआ, जब ये यहाँ पे पहुंचे तो इससे निकल पाता है ये अग्र पे, क्योंकि पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एक अग्र पीयूष ग्रंथि, एक पश्च पीयूष ग्रंथि। रियल में तो पीयूष ग्रंथि के 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन डेवलप के टाइम जब परिपक्व होता है तो मिडिल वाला पार्ट उसका एंड हो जाता है उसका। आपके में चैप्टर है, आप पढ़ेंगे वहां पे। तो फिलहाल के लिए यही समझ लो आप कि अग्र पीयूष ग्रंथि पे जाता है ये, और इसे 2 हार्मोन्स रिलीज कराता है। कौन से हार्मोन्स रिलीज कराता है, 2 हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज कराता है। एक होता है LH, एक होता है FSH, FSH, FSH होता है। अब देखो FSH, FSH क्या होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है। और LH क्या होता है, LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब देखो ये कहां पे कार्य करता है, ये जो कार्य करता है वो करता है सर्टोली कोशिका पे। ध्यान रखना ये प्रोसेस सेम रहता है, यहाँ पे नर जनन तंत्र में भी ये काम करेगा और वहां पे मादा जनन तंत्र में भी काम करेगा। प्रोसेस निकलने का बिल्कुल सेम ही रहेगा, लेकिन वर्ग बदल जाएंगे बस। यहाँ पे ऐसा FSH का क्या कार्य है, ये कार्य करेगा किस पे, ये कार्य करेगा सर्टोली कोशिका पे। किस पे करेगा, सर्टोली कोशिका। बात समझ आएगी, किस पे कार्य करेगा, सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका क्या रिलीज करेगी, सर्टोली कोशिका आपको पता है पोषण, पोषण रिलीज करेगी, बनाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे ऑन लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूज है तो। ये ऑन मीन्स उस पर सर्टोली कोशिका पे कार्य करता है, ठीक है। ये रिलीज करती है इसको, मैं आर बनाता हूं, ये रिलीज करती है, खाना बनाती है। अब यहाँ पे LH देखो, LH काम करता है लीडिंग कोशिका पे, ऑन लीडिंग कोशिका, ठीक है। LH वर्क ऑन लीडिंग कोशिका। तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा लीडिंग कोशिका, क्या होगा, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका होगी। इसका वर्क आप जानते हैं क्या होता है, ये क्या रिलीज करता है, ये क्या रिलीज करता है, आपको पता है एंड्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स, हार्मोन्स, ठीक है। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है। देखो क्वेश्चन यहां से पूछेगा, वो क्वेश्चन कहां से पूछेगा, यहां से। क्या LH किस पर काम करता है, लीडिंग कोशिका पर। और लीडिंग कोशिका क्या करती है, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि क्या होता है, कि यहाँ पे क्या होता है। और समझ आ गया ना क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि FSH किस पे काम करता है और क्या कर रहा है, LH किस पे काम करता है और क्या कराता है, सीधी बात है, यहाँ पे पॉइंट पूछ सकता है वो। और एक ये पॉइंट पूछ सकता है कितने अग्रपीयूष ग्रंथि पे काम करता है, कहां पे करता है, तो अग्रपीयूष ग्रंथि पे करता है, और कौन से, वो ये भी तो पूछ सकता है कि अग्रपीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स रिलीज कराता है, तो आपको पता है LH एंड FSH। ये यहाँ पे भी प्रोसेस होता है और मादा जनन तंत्र में भी प्रोसेस होता है। तो शायद ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये प्रोसेस होता कब है, कौन सी अवस्था में होता है, यौवन अवस्था में। यौवन अवस्था में, यंग अवस्था में प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कब स्टार्ट होता है ये, यौवन अवस्था, यंग अवस्था में। दोनों प्रोसेस शायद आपको समझ में आए, क्वेश्चन भी समझ आ गया कहां कहां से पूछेगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लो। अब देखो यहां समझ आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं शुक्र जनन। क्या पढ़ने वाले हैं, शुक्र जनन से पहले क्या है, एक चीज आपको पॉइंट नोट करना है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहां पे आपको ये पॉइंट नोट करना है, जो आपकी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी में तो ये लिखा है तीनों ग्रंथियां क्या होती हैं, और आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तीनों ग्रंथियां जो होती हैं वो शुक्र प्लाज्मा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, शुक्र प्लाज्मा का, राइट। वैसे क्या होता है, वैसे रियल में ऐसा होता है कि मोस्टली जो करती है वो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको, तो बस इतना याद रख लेना कि ये ग्रंथियां क्या करती हैं, तीनों ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्रंथियां, तीनों ग्रंथियां क्या करती हैं, निर्माण जो करती हैं वो किसका करती हैं, शुक्र प्लाज्मा का, शुक्र प्लाज्मा, ठीक है। शुक्र प्लाज्मा का निर्माण करती है, राइट। शुक्र प्लाज्मा का मीन्स होता है जो सीमन होता है उसमें एक व्हाइट कलर का पदार्थ होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, और उसके अंदर शुक्राणु होते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, सीमन है, तो इसमें क्या होगा, शुक्राणु भी होंगे, क्या होंगे, शुक्राणु होंगे। उसमें क्या होगा, एक व्हाइट कलर का पदार्थ होता है जिसे क्या बोलते हैं, शुक्र प्लाज्मा बोलते हैं।
अब यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि शुक्र प्लाज्मा में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो एक होता है इसमें फ्रक्टोज, वो यही पूछेगा, ठीक है, पूछेगा तो वो यही पूछेगा शुक्र प्लाज्मा में क्या क्या होता है। फ्रक्टोज होता है, राइट, और कैल्शियम होता है, क्या होता है, कैल्शियम होता है, और एंजाइम होते हैं, एंजाइम यहां पे लिख देता हूं मैं, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम। और कौन से एंजाइम होते हैं, किडमन एंजाइम, किडमन का मीन जो पाचन करते हैं वो उस टाइप के एंजाइम यहाँ पे होते हैं। और एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा लेकिन मिनरल्स भी होते हैं यहाँ पे, मिनरल भी होते हैं, ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखें। अब करने वाले हम अगला पॉइंट क्या, हम करने वाले हैं शुक्र जनन। क्या करने वाले हैं, शुक्र जनन। इसे शुक्र जनन बोलेंगे ना कि शुक्राणु जनन, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, शुक्र जनन, शुक्र जनन बोलेंगे। शुक्र जनन इसलिए बोलेंगे क्योंकि शुक्र जनन 2 स्टेप में होता है। एक तो होता है शुक्राणु पिटसु निर्माण होता है, ये क्या होता है, शुक्राणु पिटसु जनन बोल दो या निर्माण बोल दो, ठीक है। और एक होता है शुक्राणु जनन। तो इसके ये कितने स्टेप में होता है, शुक्र जनन 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड वाले को बोलते हैं शुक्राणु जनन, तो ध्यान रखना क्या होता है, पहले पिटसु होता है, और दोनों प्रोसेस को मिला के क्या बोलते हैं, शुक्र जनन, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, शुक्र जनन। अब यहाँ पे क्या है, डायग्राम और दोनों डायग्राम फ्लो चार्ट दोनों को एक साथ पढ़ना है आपको। देखो होता क्या है, ये सबसे पहले कौन सी होती है, ये सबसे पहले आपको पता है ये होती है नरजन्म कोशिका, नरजन्म कोशिका, नरजन्म कोशिका हो गई। फिर क्या करती है, ये करती है समसूत्री विभाजन, क्या करती है, समसूत्री, सम शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करती है। तो सीधी सी बात है ये 2 कोशिकाएं बनाती है, क्या बनाती है, 2 कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। अब जब ये 2 कोशिकाएं होती हैं, एनसीईआरटी में लिख रखा है अपरिपक्व, लिख रखा है ना, ये वर्ड आप पढ़ना सही से, अपरिपक्व बोला है। तो ये अपरिपक्व का मीन्स होता है जब विभाजन होता है तो कोशिकाएं क्या होती है, छोटी होती है, और फिर क्या होती है, वो बड़ी होकर, परिपक्व का मीन्स मैंने बताया यंग। तो जब क्या होता है, कोई भी इंसान पैदा होता है तो क्या होता है, छोटा होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद वो यंग होता है वृद्धि करके। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या होगा, देखो नरजन्म कोशिकाओं ने क्या किया, समसूत्री विभाजन किया। समसूत्री विभाजन करने के बाद आपको पता है 2 कोशिकाएं बनती है, ये क्या है, द्विगुणित है, तो ये भी क्या होंगी, द्विगुणित, तो एंड द्विगुणित को दिखाता है, ठीक है, द्विगुणित होंगी, राइट। अब जब ये वृद्धि नहीं करती है, अपरिपक्व होती है, क्या होती है, ये अपरिपक्व होती है, तो इनको बोलते हैं शुक्राणु जन कोशिका, क्या बोलते हैं इसको, शुक्राणु जन कोशिका। उसके बाद ये वृद्धि करती है, क्या करती है, वृद्धि करती है, वृद्धि करके ये बड़े हो जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिख रखा है कि कुछ कोशिकाएं क्या होती है, कुछ कोशिकाएं जो होती है वो तो क्या बनाती है, शुक्राणु बनाती है, कुछ कोशिकाएं आगे विभाजन करती रहती है। बात समझ में आई, उसने उसका बोलने का मकसद ये कि इस तरह से प्रोसेस तो ये चलता रहेगा, क्या होगा, इस तरह का प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन जो कोशिकाएं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोशिकाएं बनी, ठीक है, बनी, तो ये तो परिपक्व हो गई, और परिपक्व होने के बाद क्या हुआ, इन्होंने शुक्राणु बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी कि वो क्या करेंगी, शुक्राणु नहीं बनाएंगी, वो शुक्राणु नहीं बनाएंगी, वो फिर से विभाजन करके कोशिकाएं बनाएंगी। बात समझ आ रही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर सभी कोशिकाओं ने शुक्राणु बना लिया तो कोशिकाएं खत्म नहीं हो जाएंगी सब, इसीलिए कुछ कोशिकाएं तो क्या करती रहती है, शुक्राणु का प्रोसेस बनाती रहती है, और कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, आगे और कोशिकाएं बनाती रहती है। तो यह हुआ, इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। बात समझ आ गई। अब देखो क्या, जब ये अपरिपक्व थी तो इसको क्या बोल रहे थे, शुक्राणुजन कोशिका। जब ये परिपक्व हो गई तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। समझना दोनों, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा अनक्लियर दे रखा है, ये बात समझ आ गई। अब एनसीईआरटी में ये बोला है कि जो शुक्राणु बनाएंगी उनको बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, राइट। तो इनको क्यों बोल रहे हैं हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, क्योंकि ये शुक्राणु बना रही है। लेकिन ऐसा भी तो होगा ना
कि सब कोशिकाएं शुक्राणु थोड़ी बनाएंगी, कुछ कोशिकाएं क्या होंगी, जैसे मान लो हम इससे एक शुक्राणु बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे शुक्राणु बना रहे, इसने क्या कर लिया, इसने फिर समसूत्री विभाजन कर लिया और नई कोशिकाएं बना ली। तो क्या होगा, कुछ कोशिकाएं क्या करती रहेंगी, विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती रहेंगी, और कुछ क्या बनाएंगी, परिपक्व होकर शुक्राणु बनाएंगी। तो जो परिपक्व होकर शुक्राणु बनाएंगे उनको बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। शायद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इससे एग्जाम्पल अच्छा रहेगा, इससे बना दो, इससे नई कोशिकाएं बनती रहेंगी, ये शुक्राणु बना रही है, तो इसके प्राथमिक शुक्राणु। अब इसमें हुआ अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। आपको पता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है, दो तरह से नहीं, सॉरी, दो बार में होता है। पहले जब अर्धसूत्री ऐसा होता है, देखो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री, ये कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट एंड अर्धसूत्री, अर्धसूत्री सेकंड, 2 स्टेप में होता है। तो पहले ये होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है 2 कोशिकाएं बनती है। जैसे मान लो ये कोशिका क्या है, द्विगुणित है, तो कोशिका जब फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, ये आगुणित होकर 2 कोशिकाएं बन जाती है, बन गई। फिर इन्हीं से आगे 4 कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, सेम n ही रहेगा, ठीक है। बाकी आपके में सही सेल साइकिल वाला पूरा चैप्टर है, वहां पे समझ लेंगे। बस ध्यान रखना, पहले प्रोसेस में क्या होती है, 2 कोशिकाएं बनती है, और क्या होती है, वो द्विगुणित से आगुणित हो जाती है। और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है, बिल्कुल कैसा होता है, समसूत्री की तरह, उसमें गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती है। देखो पहले वाले में क्या हुई, ये द्विगुणित थी तो आगुणित हो गई, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, ये आगुणित है तो ये भी आगुणित है, राइट। तो क्या हुआ, अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ। आपको पता है अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी, क्या बनेंगी, 2 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं बनेंगी ना, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। यहां तक पॉइंट क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब क्या होगा, अब इसमें कौन सा विभाजन होने वाला है, अर्धसूत्री सेकंड। अब मानो इसने भी क्या करेगी, ये भी क्या करेगी, अर्धसूत्री सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड, तो ये भी बनाएगी क्या, 2 कोशिकाएं। ये तो पता है ना, यहां तक क्या रही है, 2n द्विगुणित। अब अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या हो जाती है, आगुणित, ये भी क्या होती है, आगुणित। अब अर्धसूत्री सेकंड में तुम्हें पता है सेम रहते हैं, आगुणित से आगुणित ही बनेगा जैसे समसूत्री में रहते हैं। ये समझ आ गया। अब इससे भी क्या बनेंगे, इससे भी सीधी सी बात है, क्या होगा, इससे भी आपको पता है 2 कोशिकाएं बनेंगी। बात समझ आ रही है ना, अरे यहां पे सीधी सी बात है, इससे 2 कोशिकाएं बनी पहले, फिर इन 2 कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं बन गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुक्राणु पिड़सु, पिड़सु, ठीक है। यहां तक के जनन को, अब देखो उसमें ना एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिक्स कर रखा है, ये समझ में नहीं आ रही बात बिल्कुल, आप पता नहीं क्या क्या बोला है, तो ये प्रोसेस ऐसा होता है। तो यहां से यहां तक होता है ये फर्स्ट वाला स्टेप, कौन सा स्टेप, शुक्राणु पिड़सु जनन। अब आगे शुक्राणु पिड़सु, देखो ये आपको पता है शुक्राणु थोड़ी है, ये तो कोशिका है गोल गोल, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हमने, शुक्राणु पिड़सु। आपको पता है शुक्राणु कैसे होते हैं, शुक्राणु तो कुछ इस तरह से होते हैं ना, ऐसे करके ग्रीवा होती है उनकी, और ये इस तरह से और ऐसे करके ऐसे होते हैं ना। तो क्या होगा, बाद में क्या होता है, इसमें संरचना, देखो क्या चेंज दिख रहा है आपको, इसकी संरचना अलग तरह की दिख रही है और इसकी संरचना अलग तरह की दिख रही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन। कैसा, संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है। और सबसे क्या बन गए, शुक्राणु बन जाएंगे। बात क्लियर है, सबसे क्या बन जाएंगे, शुक्राणु बन जाएंगे। तो शुक्राणु पिड़सु से क्या होगा, संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, और संरचनात्मक परिवर्तन से बन जाएंगे शुक्राणु। शायद आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा, ठीक है ना, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूं क्योंकि थोड़ा हार्ड टॉपिक है। यहाँ पे क्या होगी, नरजन्म कोशिकाएं होंगी, नरजन्म कोशिकाएं, नरजन्म कोशिका क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगी जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। अभी इन्होंने वृद्धि नहीं की है, छोटी है, उस टाइम पे इनको क्या बोलेंगे, शुक्राणुजन कोशिकाएं बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगी, ये वृद्धि करेंगी, क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी। जब वृद्धि करके बड़ी हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी, तो उनको बोलेंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। लेकिन जो शुक्राणु बनाती है उनको बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, और कुछ कोशिकाएं क्या होंगी, शुक्राणु नहीं बनाएंगी, वो आगे इसी तरह से कोशिकाएं बनाती रहेंगी। ये पॉइंट भी शायद समझ में आ गया होगा,
क्योंकि वहां पे एनसीईआरटी की पैसेज में मिक्स है। ये है ना, ये हो गया। फिर क्या हुआ, यहां तो समझ आ गया। फिर आगे क्या हुआ, इस कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन किया, उससे 2 कोशिकाएं बनी। कितनी कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाएं। इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोले द्वितीयक शुक्राणु। अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, फिर क्या हुआ, इसमें अर्धसूत्री सेकंड हुआ। अर्धसूत्री सेकंड में फिर से 2 कोशिका, उससे 4 कोशिका बन गई। इनको बोलना है शुक्राणु पिड़सु। और शुक्राणु पिड़सु में क्या हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, मींस संरचना चेंज हुई और शुक्राणु बन गया। ये आपको शुक्राणु जनन का प्रोसेस, शुक्र जनन का प्रोसेस समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, जो हमारा प्रोसेस था किसका, नर वाला प्रोसेस था, वो हमने देखो सब पढ़ लिए, उसमें इंपोर्टेंट पॉइंट जितने भी थे, क्योंकि उसके टॉपिक कर लिए। अब मादा का करने वाले ऐसी प्रोसेस से मिक्सर नहीं होगा, इससे एकदम साफ समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा पॉइंट नहीं, इंपोर्टेंट है नहीं, सीधी सी बात है, ध्यान रखना, यहाँ पे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है नहीं। क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखो सीधी सी बात है, वही मैंने इसलिए पहले ही ऑलरेडी लिख दिया, क्योंकि आपको पता है सीधी सी बात है, जैसे पहले मैंने समझा दिया था अच्छे से, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में तो वहां पे आ गया ना। यहाँ पे तो रिवाइज करना बस ओनली। देखो क्या होता है, यहाँ पे वही होंगे पहले की तरह, जैसे वही जो किए थे, प्राथमिक या मुख्य जनन अंग, जैसे वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, एक जोड़ी वृषण थे, और यहाँ पे क्या होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय, जिसको क्या कहते हैं, डिम्ब ग्रंथि भी कहते हैं, राइट। फिर आते हैं सहायक अंगों में। सहायक अंगों में जैसे आपको पता है सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं तो आप जानते हैं, मैंने एक साइड बनाई, एक साइड नहीं बनाई, क्योंकि सेम दूसरी साइड ऐसी होती है। तो क्या होगा, सहायक नलिकाओं में आपको पता है, अंडाणु को जितनी भी नलियां लेके जाएंगी, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सहायक नलिकाएं बोलते हैं। सहायक नलिकाएं, नलिकाएं क्यों बोलेंगे, एक साइड है और एक उस साइड है। अब आपको पता है जितनी भी है ये क्या आएंगी, सब यहाँ पे नली में आएंगी, राइट। जैसे क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है सबसे पहला भाग, इसको यहां से लेके यहाँ तक पूरी को बोलते हैं, पता है क्या, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी से मीन्स पता चल रहा है, अंड का मीन्स अंडाणु और वाहिनी मीन्स बहाकर ले जाने वाली। तो यहां से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इसका ये वाला जो एरिया होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं, यहाँ पे निषेचन होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसे बोलते हैं संकीर्ण पथ। क्या बोलते हैं इसको, संकीर्ण पथ, संकीर्ण शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं पथ, इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ, राइट। तो इन दो को मिलाकर किसे, इनको मिलाकर सबको क्या बन जाएगी, ये अंड वाहिनी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है ये क्या है, गर्भाशय, और ये गर्भाशय की गुहा है, ये पूरा गर्भाशय और ये गर्भाशय की गुहा है। आगे क्या है, गर्भाशय ग्रीवा, और यहाँ पे ये है क्या, गर्भाशय ग्रीवा, राइट। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गर्भाशय की स्तरों का क्रम पूछ सकता है वो, क्योंकि ये जनरली सबको पता होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब जानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि गर्भाशय की जो भित्तियां होती है, परतें होती है, उनका सीक्वेंस क्या होता है, क्रम क्या होता है। तो सबसे अंदर कौन सी होती है, सीधी बात है, सबसे अंदर होती है गर्भाशय अंत स्तर, और मिडिल में होती है कौन सी, गर्भाशय पेशी स्तर, और सबसे बाहर में होती है गर्भाशय परिगर्भाशय। बस इसको क्या कर लेना, इसका सीक्वेंस याद कर लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये पूछ सकता है कि निषेचन कहां पर होता है, तो एम्पुला तुम्बिका क्षेत्र में होता है, राइट। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट में है नहीं, इस टॉपिक में नहीं है, इस टॉपिक में है ही नहीं कुछ भी, सिंपल सी बातें दे रखी है, सी बात है, इसमें क्या पूछेगा वो, बस पूछेगा तो ये पूछ सकता है इसकी स्तरों का क्रम क्या होता है, यहाँ पे निषेचन कहाँ पे होता है, एम्पुला तुम्बिका में होता है, अंडवाहिनी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे आपको पता है एम्पुला और संकीर्ण पथ। बस इतना ही करना है इसमें। अब देखो यहां तक समझ आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जो शुक्राणु है, शुक्राणु के स्ट्रक्चर में क्या है, 2-4 पॉइंट वहां से याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है कि शुक्राणु के पार्ट्स में कौन से पार्ट में क्या होता है। जैसे अग्रपिंडक में क्या होता है, किडमन एंजाइम होते हैं। किडमन एंजाइम का मीन समझते हो, किडमन एंजाइम वो होते हैं जो पाचन करते हैं किसी चीज का। अब अग्रपिंडक में क्या होता है, अग्रपिंडक में क्या होते हैं, किडमन एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, जब निषेचन करता है शुक्राणु अंडाणु से, तो जो अंडाणु की भित्ति होती है ना, उसका पाचन कर देते हैं वो, राइट। और फिर उसके बाद उसकी संख्या याद कर लेनी है, कितने होते हैं, नॉर्मल सी बात है, 20 से 30 करोड़ होते हैं, उनको याद कर लेना। और एक स्ट्रक्चर वाली याद कर लेने की, कितने स्ट्रक्चर कितने % का सेम होना चाहिए, कितने का डिफरेंट होना चाहिए जनन के लिए, ये 2-4 पॉइंट वहां पे देख लेना। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, उसके जो मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको वर्क बताइए, सी बात है, वो क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती है जिससे वो गति करती है। तो 2-4 पॉइंट आप देख लेना उसमें। अब करने वाले हैं हम अंड जनन।
क्या करने वाले हैं? अंड जनन। बात समझ आ गई? शुक्राणु के टॉपिक में क्या है, 3-4 टॉपिक है ये, कि कौन से पार्ट्स में क्या होता है, किसका वर्क क्या होता है, बस इतना याद कर लेना, बात करते हैं। अब देखो अंडजनन प्रोसेस क्या है। अंडजनन का जो प्रोसेस है ना, बुक में थोड़ा सा अजीब सा है तो पता नहीं चल रहा वहां पे, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ अपने तरीके से। ऐसा होगा कि सबसे पहले से यहां पे समझो कि यहां पे ये क्या है, कोई फीमेल का गर्भाशय, क्या है, किसी फीमेल का गर्भाशय, ऐसा होता है ना, इस तरह से ये हो गया, और यहाँ पे ये ग्रीवा होगी इस तरह से। अब फीमेल का गर्भाशय है ये। यहाँ पे क्या ध्यान रखना, यहाँ का प्रोसेस क्या था, शुक्राणु जो शुक्र जनन का जो प्रोसेस था वो कब का था, यौवन अवस्था के बाद का प्रोसेस था वो, राइट। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है, जन्म से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। कहां से कहां तक जन्म के बाद होता है और कहां से कहां तक जन्म से पहले होता है, वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है, राइट। तो शुक्र जनन अलग था, थोड़ा ये अलग है। यहां पे देखो जिस गर्भाशय, इसके अंदर एक क्या है, कोई बच्ची है, कोई लड़की है, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी सीधी सी बात है, गर्भाशय होगा, राइट। अब देखो गर्भाशय होगा, गर्भाशय होगा। अब क्या होगा, और वहां पे क्या होंगे, गर्भाशय होगा और उसके अंदर क्या होगा, आपको पता है अंडाशय भी होंगे। दो होते हैं ना अंडाशय, तो इसमें क्या होंगे, अंडाशय भी होंगे। यहां तक बात समझ आ गई? कोई फीमेल है, फीमेल का जो गर्भाशय है उसके अंदर क्या है, कोई गर्ल्स है, राइट। उसका भी क्या होगा, उसके अंदर भी गर्भाशय होगा और उसके अंदर भी क्या होंगे, अंडाशय होंगे दो, राइट। अब मैंने क्या किया, एक अंडाशय को बाहर निकाल लिया। मैं बताता हूं कैसे बनती है। जन्म से पहले का प्रोसेस चल रहा है, अभी देखो क्या है, जो गर्ल है, लड़की है, वो क्या है, गर्भाशय में, मतलब जन्म से पहले की बात चल रही है। तो हमने क्या किया, इसके एक अंडाशय को बाहर निकाल लिया। अब अंडाशय की संरचना कुछ इस तरह की होती है, देखो यहाँ पे किसका किसका अंडाशय है, लड़की का, जो अंदर अभी पैदा नहीं हुई है। अब देखो क्या होगा, यहां पे इस तरह से एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं जर्म उपकला। क्या बोलते हैं, जर्म उपकला, उपकला, राइट। और इनमें जो ये कोशिकाएं हैं, इसको बोलते हैं मादा जर्म कोशिका, मादा जर्म कोशिका। बात समझ आ गई? ये क्या होती है, मादा जर्म कोशिका जो होती है अंदर आ जाती है, क्या होती है। अब एक चीज और समझ लो, यहां पे ये जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है ना, खाली स्पेस, ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्या, पीठिका। और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसको बोलते हैं पीठिका कोशिका, पीठिका कोशिका, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, अंडाशय। और किसका अंडाशय, जो लड़की यहाँ पे अभी पैदा नहीं हुई है, ठीक है, उसका। अब यहाँ पे क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर देखा कि इसमें क्या होती है, एक लेयर होती है बाहर, जिसे क्या बोलते हैं, जर्मुपकला बोलते हैं। इसमें मादा जर्म कोशिकाएं होती है, राइट। अब मादा जर्म और अंदर वाला जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, उसे बोलते हैं हम पीठिका। और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसे बोलते हैं पीठिका कोशिका। अब देखो आगे क्या होगा, ये जो कोशिकाएं होती है, मादा जर्म कोशिका, ये अंदर आती है और क्या करती है, विभाजन करती है। क्या आती है, ये अंदर आती है और विभाजन करती है। और कैसा विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे देखो ये हुआ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अंदर आई और समसूत्री विभाजन किया इस तरह से। निकल निकल के कहां पे आई, निकल के अंदर आई, निकल के, और क्या किया इन्होंने, समसूत्री विभाजन किया और इस तरह से कोशिकाएं बना ली। बात समझ आ रही है? इस तरह से कोशिकाएं बना ली। अब आप सोचेंगे कि यहां से कोशिका निकल के आ गई, यहाँ पे तो खाली स्पेस हुआ होगा, तो आपको पता है ये भी तो साइड वाली कोशिकाएं विभाजन करेंगी। तो ये क्या होगा, जो खाली जगह होगी, जब ये साइड वाली कोशिकाएं विभाजन करेंगी तो उस जगह को इनके विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं भर देंगी। ये हो गया। इनको बोलते हैं अंडजननी। क्या बोलते हैं इनको, अंडजननी कोशिका। पॉइंट क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, देखो
उसके बाद इन कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अंडजन्य कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड में 4-4 स्टेप होती है। कितने स्टेप होते हैं, 4-4 स्टेप होते हैं। और पहला स्टेप होता है प्रोफेज 1। जैसे मान लो कि यहां पे क्या है, अर्धसूत्री फर्स्ट है और अर्धसूत्री क्या है, सेकंड है। इसमें भी चार स्टेप होंगे, तो इसके चारों स्टेप के आगे आप क्या लगा देंगे, फर्स्ट, और इसके चारों स्टेप के आगे क्या लगा देंगे, सेकंड। तो इसमें पहला ही स्टेप होता है प्रोफेज। क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अंडजन्य समझ आ गई कैसे बनी। यहाँ की कोशिकाएं जो थी, किसकी कोशिका, जर्म उपकला की कोशिकाएं जो थी, कौन सी, मादा जर्म कोशिका, वो अंदर आई और उन्होंने समसूत्री विभाजन किया और क्या बनाई, अंडजन्य कोशिका। ये पॉइंट क्लियर समझ आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन अंडजन्य कोशिकाओं में अर्धसूत्री प्रथम स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट हुआ, ठीक है। और वो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ही रुक गया, फर्स्ट स्टेप में रुक गया, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। यहां पे क्या हुआ, इन कोशिकाओं में देखो, अर्धसूत्री क्या हुआ, अर्धसूत्री प्रथम हुआ और ये क्या रुक गया, प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया, राइट। प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया ये। अब इन अंडजन्य कोशिकाओं को आप बोलोगे इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। और यहां तो समझ आएगा, प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया। और क्या हुआ, ये जो इसके चारों तरफ कोशिकाएं थी, चारों ओर किसके, पीठिका की, वो क्या चढ़ गई, इसके ऊपर चढ़ गई। क्या चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई, राइट। तो इसको क्या बोलोगे, जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रोफेज में रुक गया तो इसको बोलोगे आप प्राथमिक अंडक। क्या बोलोगे, प्राथमिक अंडक। बात समझ आ रही है। प्राथमिक अंडक किसको बोलेंगे, जब हमारी अंडजन्य कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, वो प्रोफेज अवस्था फर्स्ट में रुक जाता है, तो उसको फिर क्या बोलते हैं, हम प्राथमिक अंडक बोलते हैं, राइट। और जो यहाँ पे पीठिका कोशिकाएं होती है, उनके चारों तरफ क्या बना लेती है, एक कणिका में लेयर बना लेती है। कणिका में लेयर का मीन्स समझ लो, ये कोशिकाओं में कणिका दिखाई देती है। कण ऐसे लगता है कि जैसे इनके अंदर कण है, और वो कण क्या होते हैं, भोजन के कण होते हैं, खाद्य पदार्थ कण होते हैं। यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखना कि यहाँ पे कोशिकाओं की क्या होती है, एक बाहर लेयर बन जाती है। लेयर बन गई, ठीक है, लेयर बन गई ना। अब इन दोनों को बोलते हैं हम किसे, प्राथमिक अंडक, और इसके ऊपर की लेयर दोनों को मिला के बोलते हैं हम प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। क्या देखो, यहां पे क्या था, जब जो लड़की थी वो अपनी मां के गर्भाशय के अंदर थी, राइट। तो उसके अंडाशय में क्या हुआ, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण स्टार्ट हुआ, बना नहीं, निर्माण स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ, उसके अंडाशय में क्या थी, जो बाहर वाली लेयर थी जर्म उपकला, उसमें जो कोशिकाएं थी, मादा जर्म कोशिकाएं, वो क्या हुई, अंदर आई, पीठिका के अंदर आई, और उन्होंने क्या किया, समसूत्री विभाजन किया, और जो उनसे कोशिकाएं बनी उनको हमने बोला अंडजन्य कोशिका, राइट। फिर क्या हुआ, जो इसमें अंडजन्य कोशिका बोला, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट स्टार्ट हुआ, और क्या हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया। अब हमने इनको नाम दे दिया प्राथमिक अंडक। पॉइंट क्लियर है। फिर उसके बाद जो पीठिका की कोशिका थी, इन्होंने एक लेयर इसके चारों तरफ बना ली, तो लेयर चारों तरफ बना ली। अब इसको प्राथमिक अंडक और बाह्य लेयर को मिलाकर बोला हमने प्राथमिक पुटिका। यहां से यहां तक का प्रोसेस जो होता है वो जन्म से पहले होता है। ये क्या है प्रोसेस, जन्म से पहले का प्रोसेस है। पॉइंट क्लियर है। फिर क्या हुआ, फिर बच्ची पैदा हो गई, बच्ची पैदा हो गई। अब उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, आवर्त चक्र के टाइम। प्राथमिक पुटिका से जो अंडाणु बनता है, कौन सा अंडाणु, अंडक या अंडाणु, कौन सा, द्वितीयक अंडक जो बनता है, ठीक है, कौन सा अंडक बनता है, ये तो प्राथमिक अंडक है। जो द्वितीयक अंडक बनता है वो काय में बनता है, आवर्त चक्र में। अब उसको समझने वाले, यहां से यहां तक का जो प्रोसेस था वो कहां तक का, कहां था, जन्म से पहले का। अब देखो यहां पे, यहां तक समझ आ गया। अब आगे क्या होगा,
इस पे एक लेयर और बन जाएगी। क्या होगा इसके ऊपर, जैसे एक लेयर थी ना, एक लेयर थी, एक लेयर और बन जाएगी, राइट। तो इसको क्या बोलोगे, द्वितीय पुटिका। बात समझ आ गई। अब क्या होगा, अरे बात तो समझ आ रही है ना। अब इसके ऊपर क्या होगी, एक लेयर और बन जाएगी। क्या होगी, एक लेयर और बन जाएगी। जब एक लेयर और बन जाएगी, इस तरह से एक लेयर और बन गई, राइट। और यहां पे सेकंड लेयर, और फिर उसके बाद यहां पे क्या, थर्ड लेयर। बात समझ आ गई। और यहां पे क्या होता है, यहां पे जो होती है, इसको तीन लेयर हो गई ना, तीन लेयर बन गई, इसको बोलते हैं तृतीय पुटिका, तृतीयक पुटिका। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक लेयर, ऐसे ध्यान रखना, एक लेयर प्राथमिक पुटिका, दो लेयर द्वितीय पुटिका, तीन लेयर तृतीय पुटिका। ये तो समझ आ गया। अब क्या हुआ, अब यहां पे इसके बाद क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री जो चल रहा था फर्स्ट, वो कहां पे रुका हुआ था, प्रोफेज, किसमें रुका हुआ था, प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ था, वो अब कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही है ना, कंप्लीट हो जाएगा। जब तुम्हें पता है एक अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है, दो कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है, दो कोशिकाएं बनती है। या तो समझ आ गया। अब देखो क्या होगा, ये प्रोसेस शायद आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब तृतीयक पुटिका बन गई। अब तृतीयक पुटिका के बाद क्या होगा, तृतीयक पुटिका इसके चारों तरफ एक लेयर, चारों ओर क्या हो जाती है, एक लेयर और बन जाती है। क्या बन जाती है, इसके चारों ओर एक लेयर और बन जाती है। बात समझ आ रही है। अब इन अंदर वाली तीन लेयर को मिला के बोलते हैं अंत या अंत प्रावक, ठीक है। और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं बाह्य प्रावक, प्रावक, बाह्य प्रावक बोल दिया, राइट। अब क्या होगा, ये तो समझ आ गया ना। अब इसमें जो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था, वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, दो कोशिकाएं बनती हैं, आपको पता है, इस तरह से, एक छोटी और एक बड़ी। इसको बोलेंगे हम द्वितीयक अंडक। क्या बोलेंगे, द्वितीयक अंडक। अरे बात समझ आ रही है ना, क्या बोलेंगे इसको, द्वितीयक अंडक। अब ये क्या होगी, अब ये कंप्लीट हो जाएगी, ग्राफियन पुटिका में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या, ग्राफियन का मीन्स होता है पूर्ण परिपक्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये पूर्ण परिपक्व हो जाएगी। जब पूर्ण परिपक्व होती है तो इसके चारों ओर एक आवरण बन जाता है। क्या बन जाता है, चारों ओर, द्वितीयक अंडक के चारों ओर क्या बन जाता है, एक आवरण बन जाता है, ठीक है। अब आवरण बनने के बाद इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राफियन पुटिका। क्या बोलते हैं, ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका अभी कंप्लीट परिपक्व होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ग्राफियन पुटिका हो गई। ग्राफियन पुटिका के बाद यहां पे क्या होगा, ये जो लेयर्स हैं ये टूट जाएंगी। ये लेयर्स क्या होंगी, टूट जाएंगे। टूटने के बाद द्वितीयक अंडक क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये क्या होता है, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ऐसे इसका प्रोसेस चलता है। अब ये द्वितीयक अंडक क्या होगा, द्वितीयक अंडक, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अंड, क्या बोलते हैं इसको, अंड उत्सर्ग, राइट। ये जो प्रोसेस चलता है यहां से यहां तक, यहां तक ये चलता है आवर्त चक्र के, आवर्त चक्र कहां पे चलता है, ये आवर्त चक्र के टाइम पे चलता है। बात समझ आ गई। देखो यहां से प्राथमिक पुटिका जो बनती है, ये प्रोसेस चलता है का जन्म से पहले, और प्राथमिक पुटिका से आगे का जितना भी प्रोसेस है द्वितीयक अंडक तक, ये क्या चलता है, ये चलता है आवर्त चक्र के टाइम। ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो इसका ग्राफ बना लो। ये तो समझाने के लिए बताया था मैंने आपको कैसे, अगर हार्ड लगता है लेकिन क्या है, समझना तो पड़ेगा। अब यहां पे देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, पहले क्या थी देखो, अब यहां पे देखो, सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया हमने, जर्म उपकला से, ठीक है।
लेकिन आपका एनसीईआरटी में ग्राफ कहां से दे रखा है, अंडजन्नी कोशिका से, राइट। तो हम अंडजन्नी कोशिका, ये तो क्या था, ये समझाने के लिए बताया मैंने, क्योंकि यहां से नरजन्म उपकला से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना पता ही नहीं चलेगा कि ये कहां से आई, कहां से कैसे बनी। तो क्या होगा, हम अंडजन्नी से स्टार्ट करें, राइट। अब देखो क्या होगा, ये क्या होती है, अंडजन्नी, क्या होती है, अंडजन्नी, अंडजन्नी कोशिका, ठीक है ना। अंडजन्नी कोशिका हुई, अंडजन्नी कोशिका में क्या हुआ था, अंडजन्नी कोशिका जो होती है में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनेगी, जिससे क्या बनेगी, जिससे बनेगी हमारी प्राथमिक अंडक, क्योंकि आपको पता है कि उसमें समसूत्री, अब यहां पे क्या थी, ये जो हमारी अंडजन्नी कोशिका थी लगातार विभाजन कर रही, क्या कर रही, लगातार विभाजन कर रही, और लगातार विभाजन करके क्या बना रही, प्राथमिक अंडक, क्या बना रही, प्राथमिक अंडक। वो बात अलग थी कि प्राथमिक अंडक में कुछ अर्धसूत्री विभाजन भी हुआ था, बात समझ आ रही है। यहां पे क्या है, ये जो अंडजन्नी कोशिकाएं हैं वो लगातार समसूत्री विभाजन करके क्या बना रही है, प्राथमिक अंडक बना रही है, और उस प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री जो हमारा फर्स्ट होता है वो प्रोफेज फर्स्ट तक हो जाता है। तो कहने का मकसद तो यही है कि अंडजन्नी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना रही है, प्राथमिक अंडक बना रही है, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, बात समझ आ रही है। समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बनी, यहां पे बना प्राथमिक अंडक, क्या बना, प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक बना। फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा अर्धसूत्री फर्स्ट, क्या होगा, अर्धसूत्री प्रथम। तो एक तो बनेगी छोटी कोशिका और एक बनेगी बड़ी कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीयक, ये हो गया ना प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक हो गया, इसको बोलते हैं क्या हम, द्वितीयक अंडक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक अंडक, उसको बोलते हैं प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें फिर अर्धसूत्री क्या हुआ, अर्धसूत्री सेकंड, जब अर्धसूत्री सेकंड हुआ तब इससे बना क्या, अंडाणु, और इसमें ये बना द्वितीय ध्रुवीय पिंड। बात समझ आ गई। प्राथमिक अंडक से क्या बना, देखो यहाँ पे द्वितीयक अंडक, अंडक, और द्वितीयक अंडक से क्या बना, सीधी बात है, अंडाणु, अंडाणु। ये थोड़ा सा हार्ड है, बस ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा हार्ड है। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या थी, ये क्या है, ये क्या है, ये बच्ची जो है उसका क्या है, अंडाशय, अंडाशय में ये बाहर वाली उपकला होती है, इसे बोलते हैं जर्म उपकला, इसमें मादा जर्म कोशिकाएं होती है। मादा जर्म कोशिकाएं क्या होती है, मादा जर्म कोशिकाएं बाहर आती हैं, लगातार क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है, ठीक है। ये कोशिकाएं यहाँ पे आ गई तो इनको क्या बोल रहे हैं, जब अंदर निकल के आई ये कोशिकाएं तो इनको बोल रहे हैं हम अंडजन्नी कोशिका, ठीक है। और इन्होंने क्या है, मादा जर्म कोशिकाओं ने समसूत्री विभाजन करके क्या बनाया, क्या बनाया, अंडजन्नी कोशिकाएं, और अंडजन्नी कोशिका लगातार कंटिन्यू समसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, प्राथमिक अंडक। बात समझ आ रही है कि मादा जन्म कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, अंडजन्नी कोशिकाएं, और अंडजन्नी कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, प्राथमिक अंडक, और फिर उसका प्रोसेस ये हो गया, ठीक है, शायद समझ आ गया होगा। अब देखो ये पॉइंट समझ आ गए, और ध्यान करना उसको, ग्राफिन प्रोटीन का ये से एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना अच्छे से, समझा मैंने दिया, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब पढ़ना है हमें आवर्त चक्र, ठीक है। आवर्त चक्र में कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। कैसे कैसे होती है वो समझना है। उससे पहले एक पॉइंट समझ लो, वरना समझ में नहीं आएगा। उससे पहले एक पॉइंट समझना है आपको कि यहाँ पे जैसे मैंने वहां से बताया था गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, अगर पीस ग्रंथि पे काम करता है, 2 हार्मोन्स निकलते हैं, LH FSH, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था वहां पे जाके कि वहां पे बोला था कि वर्ग बदल जाते हैं, मादा जनन तंत्र में मैंने बोला था वर्ग चेंज हो जाएंगे, लेकिन पीछे वाला प्रोसेस निकलने वाला सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी अगर ये याद होगा आपको, FSH। देखो FSH क्या होता है, FSH जो होता है वो किस पे काम करता है, पुटिका पे काम करता है। क्या काम करता है, पुटिका, जो ग्राफियन पुटिका थी ना उस पे काम करता है।
आपको पता है दो प्रावक थे उसमें, अंत्य प्रावक और बाह्य प्रावक। तो अंत्य प्रावक से क्या निकलवाता है ये निकलवाता है एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन हार्मोन्स, राइट। यहाँ पे एक होता है एलएच। एलएच जो होता है, एलएच काम करता है कॉर्पस लूटियम पे। किस पर? कॉर्पस लूटियम पर, ल्यूटियम, कॉर्पस लूटियम पर। और ये निकलवाता है प्रोजेस्टेरॉन, जेस्टेरॉन, राइट। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन क्या करता है? गर्भाशय की अंतःभित्ति जो होती है, अंतःभित्ति की बात चल रही है यहाँ पे, अंतःभित्ति क्या करता है? गर्भाशय की अंतःभित्ति बनाता है, बनाने का मतलब समझ रहे हो, उसे बनाता है अंतर्भित्ति को। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है अंतर्भित्ति को बनाए रखता है, रखता है। बात तो समझ आ रही है? बनाने का मतलब होता है जैसे किसी ने मकान बना दिया तो वो तो बना रहा है उसको, और एक उसकी देखभाल करके उसे बनाए रख रहा है, टूटने नहीं दे रहा। तो दोनों काम समझ में आ गए ना? ऐसे यहां पे देखो, एक तो बनाता है, एक बनाए रखता है। ये प्रोसेस समझ आ गया? अब ये देखो एकदम समझ आ जाएगा। ये प्रोसेस जो चलता है देखो ऐसे होता है क्या? ये होता है गर्भाशय। अभी आपने देखा था ये होती है उसकी अंतःभित्ति, ऐसे होती है ना, ऐसे होती है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे ब्लड वेसल्स भी होती है, यहां पे इसमें, राइट। तो यहां पे स्राव अवस्था जो होती है, ये स्राव अवस्था जो होती है, इसमें क्या होता है? देखो अंत गर्भाशय की जो भित्ति होती है टूटती है। क्या होती है? टूटती है। जब टूटती है तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है? इसमें ब्लड वेसल्स भी है तो वो भी टूटेंगी, तो क्या होगा? ब्लड बाहर निकलेगा। तो ऐसे नहीं बिल्कुल टूट जाएंगी, ऐसे टूटती है। देखो ये क्या होता है, ऐसे करके ये टूटती है। तो जैसे मान लो ये इतनी टूट गई, यहां इतनी बची, ये इतनी टूट गई, यहां पे कम टूटी, यहां समझ आ रही है? ऐसे करके ऐसे टूट जाती है, ये टूट गई, राइट। तो क्या होगा? इससे ब्लड निकलता है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्रावी अवस्था। कौन सी? स्रावी अवस्था है ये। तो ये चलती है 3 से 5 दिन। क्या चलती है? 3 से 5 दिन चलती है। अब उसके आगे देखो, उसके बाद आती है पुटिकी अवस्था। पुटिकी अवस्था भी पढ़ाई थी। प्राथमिक पुटिका से काय में चेंज हो रही थी? ग्राफियन पुटिका में। तो वो प्रोसेस यहीं पे होता है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? डायग्राम भी आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। हमने क्या बनाई थी? प्राथमिक पुटिका से, प्राथमिक अभी बनाई थी, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। प्राथमिक पुटिका से क्या बनाई थी? ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका, वो इसी स्टेप में होती है। प्राथमिक पुटिका से ग्राफियन पुटिका कौन सी अवस्था में बनती है? पुटिकी अवस्था में। देखो नाम से पता चल रहा है, पुटिका बनेगी, काय में चेंज होगी? प्राथमिक पुटिका से ग्राफियन पुटिका में। प्रोसेस अभी मैंने पढ़ाया कैसे कैसे चेंज होती है। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, फिर होता है अंडोत्सर्ग। फिर हमने क्या किया था? ग्राफियन पुटिका से तोड़ के निकाल दिया था ना, किसे? द्वितीयक अंडक को। तो उसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग। यहाँ पे अंडोत्सर्ग में क्या होगा? द्वितीयक अंडक। कौन सा? द्वितीयक अंडक क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। कैसे? देखो ये तो प्रोसेस समझ आ गया कैसे टूटती है भित्ति। फिर उसके बाद क्या होता है? मैंने ये वाला प्रोसेस पूरा आपको समझाया। अब उसके बाद देखो ग्राफियन पुटिका से क्या हुआ था। ऐसे क्या था? उसके अंदर द्वितीयक अंडक था और इसके ऊपर क्या थी? 3 लेयर थी ऐसे करके चढ़ी हुई। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, और यहाँ पे क्या थी? थर्ड लेयर थी। और यहाँ पे क्या था? थर्ड लेयर में एक गुहिका बनी हुई थी, और एक सबसे बाहर क्या थी? एक बाहर भी एक लेयर थी, बाहर लेयर थी ना, इसे क्या बोल रहे थे बाहर वाली लेयर को? बाह्य प्रावक। और इन तीनों लेयर को मिलाकर क्या बोल रहे थे? अंतप्रावक। यहां तो बात समझ आ रही है। अब देखो क्या होता है, जब ये अवस्था चलती है पुटिका अवस्था, और कौन सी अवस्था चलती है? पुटिका। मतलब प्राथमिक कहां से स्टार्ट हुई? देखो ये प्राथमिक पुटिका से। कहां से? प्राथमिक पुटिका से। कौन सी पुटिका बनी? ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका। कौन सी पुटिका बन रही है? प्राथमिक पुटिका से ग्राफियन पुटिका। ये सब प्रोसेस इस अवस्था में होता है जो अभी हमने बनाया था। मैंने बनाया था ना कहां से कहां तक क्या होता है, ये समझ आ गया। अब ये पूरा काम कौन कराता है? ये करता है हमारा FSH। यहाँ पे पूरा प्रोसेस कौन दिखा रहा है?
FSH, ये हार्मोन्स। एक बात समझ आ गई। और फिर एक काम और होता है, ये जो अंदर वाली 3 लेयर्स हैं जिसे हम अंतःप्रावक बोल रहे हैं, इससे क्या निकलवाता है, ये एस्ट्रोजन। क्या निकलवाता है, एस्ट्रोजन। समझ आ रही है। अब देखो एस्ट्रोजन क्यों निकलवाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रारंभिक अवस्था में क्या हुआ था, ये लेयर टूट गई थी, तो इसको बनाना भी तो है, बनाना है। क्योंकि आपको पता है अंतरोपण में क्या होता है, अंतरोपण में ये अंदर वाली जो भित्ति होती है वो भ्रूण से चिपकती है, ठीक है, तभी भ्रूण का आगे विकास होता है और क्या होता है, किसी भी शिशु का जन्म होता है। समझ आ रहा है। अगर ये लेयर नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, भ्रूण आगे से मिलेगा नहीं और भ्रूण का विकास आगे होगा नहीं। तो सीधी बात है, ये भी तो बननी जरूरी है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ये प्रोसेस, ये वाला दिन एंड होता है 5 दिन, जब 6 दिन से, इससे 6 से ना 6 डे से ये 14 में डे होता है, तो 6 से कितने 13। इन डे में क्या होता है, देखो इन डे में 2 प्रोसेस एक साथ होते हैं, 2 प्रोसेस एक साथ होते हैं। एक तो आपको पता है प्राथमिक पुटिका से क्या बन रही है, क्या बन रही है, ग्राफियन पुटिका। दूसरा प्रोसेस ये है कि जो रजुस्राव में ये अंदर वाली भित्ति टूट गई थी, ये भी क्या होती है, दोबारा बनती है। आपको पता नहीं यहाँ पे एस्ट्रोजन क्यों निकलवा रही है, क्यों निकल रहा है एस्ट्रोजन, इसीलिए क्योंकि जो भित्ति टूट गई थी दोबारा एस्ट्रोजन उसे बनाए, क्योंकि साफ साफ लिखा है एस्ट्रोजन क्या करता है, भित्ति बनाता है। बात समझ आ गई। तो एफएसएच 2 काम करा रही है, एक तो प्राथमिक पुटिका को ग्राफियन पुटिका में कन्वर्ट कर रहा है और दूसरा काम ये कर रहा है, इससे अंतःप्रावक से एस्ट्रोजन निकलवा के क्या बनवा रहा है, अंतःगर्भाशय की भित्ति। दोनों वर्ड समझ आ गए। फिर उसके बाद अंडोत्सर्ग में क्या होता है, देखो अंडोत्सर्ग में ऐसा होता है, जितना भी द्वितीयक अंडाणु ये तो अलग निकल जाता है, और जितना भी ये ऊपर वाली भित्तियां है ना, ये अलग आ जाती है इस तरह से टूटकर, ये आ गए अलग। और इन्हें एलएच क्या करता है, इन्हें एलएच काय में चेंज कर देता है, कॉर्पस लूटियम में, काय में, कॉर्पस ल्यूटियम में, काय में चेंज कर देगा, कॉर्पस लूटियम में चेंज कर देगा, ठीक है, कॉर्पस लूटियम में चेंज कर देता है। और कॉर्पस लूटियम क्या निकालता है, अब आपको पता है गर्भाशय की भित्ति बन तो गई, बन गई ना, अब क्या होगा, इसे मोटा करेगा। भाई अगर ये भित्ति बन गई तो अब क्या करने की जरूरत है, इसे मोटा, और इसकी लेंथ बढ़ाने की जरूरत है। अब ये काम कौन करता है, आपको पता है, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे किसकी नीड बढ़ रही है, किसकी नीड है हमें, प्रोजेस्टेरोन की। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये अंडाणु तो निकल गया बाहर, निकल गया, ये बाहर वाला जितना भी मटेरियल हुआ, एलएच ने क्या किया, इसे कॉर्पस लूटियम में चेंज कर दिया। अब ये कॉर्पस लूटियम क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन। क्या, प्रोजेस्टेरोन। बात समझ आ गई, क्या निकालेगा ये प्रोजेस्टेरोन, जिससे क्या होगी, ये अंतःगर्भाशय भित्ति मोटी होगी, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझ आ गया। देखो इसमें पीट पिंडक अवस्था में यही काम होता है, पीट पिंडक अवस्था में क्या काम होता है, ये थर्ड काम, ये वाला काम, ये काम क्या होता है, बात समझ आ गई ना। ये जो बाहर वाली परतें थी, ये काय में चेंज हो जाती है, कॉर्पस लूटियम में। कौन करता है, एलएच। फिर इससे काम क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन निकालता है, और प्रोजेस्टेरोन निकालने से क्या होता है, ये अंदर वाली गर्भाशय की भित्ति की लेंथ बढ़ती है और मोटाई बढ़ती है। बस इतना काम होता है यहां पे, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट सब समझ आ गए, क्या थे, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं कराने वाला हूं, मैं कराऊंगा, इसी बात है। जो नॉर्मल से पॉइंट है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पॉइंट है वो तो कर ही सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद निषेचन सब जानते हैं। निषेचन में मुझे क्या बताना है, निषेचन में कोई बताने वाली बात नहीं है। निषेचन क्या होता है, निषेचन आपको पता है, शुक्राणु अंडाणु क्या होते हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं, उसे निषेचन बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस क्या और बताना है मुझे बताना है कि जो अपरा बनती है, अपरा में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, राइट। अपरा में क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। निषेचन के बाद देखो ये प्रोसेस आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है और एकदम समझ भी आ जाएगा, ये वाला प्रोसेस निषेचन का। बस एक जस्ट मैं रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा होता है, देखो ये प्रोसेस ऐसा होता है ना, यहाँ पे कोई इतने इंपोर्टेंट पॉइंट है नहीं, बस ये याद रखना कौन से को तूतक बोलते हैं, कौन से को मैरूला बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे आपको पता है, कभी पूछ लिया उसने कितने खंड वाले को बोलते हैं, क्योंकि वो कभी कभी छोटी बातें ही पूछ लेता है ना, बिल्कुल। यहाँ पे आपको पता है निषेचन हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद सीधी सी बात है 2 कोशिकाएं बनी, लेकिन साइज यहाँ पे ध्यान रखना, साइज सेम ही रहता है, इसमें 2 कोशिकाएं बनी। फिर यहाँ पे कितनी बनी, हमें नंबर बना रही हूँ, 4 बनी। फिर कितनी बनी, 8 बनी। फिर कितनी बनी, 16 बनी, सॉरी 16 बनी। फिर 16 से कितनी बनी, 32 बनी, ठीक है। 32 से कितनी बनी, 64 बनी। अब ध्यान रखना,
यहाँ पे ये जो कोशिकाएं होती हैं इसे बोलते हैं कोरक खंड। क्या बोलते हैं? कोरक खंड बोलते हैं। ठीक है ना। अब 8 और 16 तक जो हमारे कोरक खंड है, इनको बोलते हैं हम, इस पूरी संरचना को बोलते हैं हम तूतक। क्या बोलते हैं? तूतक। इंग्लिश में बोलते हैं मैरूला। राइट। अब यहां पे देखो, ये समझ आ गया। अब यहां पे जो इसको बोलते हैं फिर ये काय में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो सिंपल सिंपल बातें लिखी रखी है। ये फिर कोरकपुटी में चेंज हो जाती है। काय में चेंज हो जाती है? कोरकपुटी में चेंज हो जाती है। कोरकपुटी में चेंज होने के बाद क्या होता है? इसमें 64 क्या बनती है? कोशिकाएं बनती है। कितनी? 64 कोशिकाएं। 64 कोशिकाओं में ऐसा होता है कि देखो, कुछ कोशिकाएं क्या होती है, इसकी क्या होती है, बाहर की तरफ एक सतह बना लेती है। क्या बना लेती है? बाहर की तरफ। और बाकी कोशिकाएं क्या होती है? यहां पे लग जाती है इस तरह से। राइट। ये यहाँ पे एक गुहा बन जाती है, खाली खाली गुहा बन जाती है। ये बात समझ आ रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसे बोलते हैं, बाहर वाली स्तर को बोलते हैं पोषकोरक। क्या बोलते हैं? पोषकोरक। और इसको बोलते हैं अंतरकोशिकीय समूह। अंतरकोशिकीय कोशिकीय समूह। तो देखो, ये तो सिंपल सिंपल बातें लिख रही कि आपके समझ में भी आती है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। राइट। अब देखो यहाँ पे समझाना मुझे आगे वाले पॉइंट, अपरा वाले, ये सबको पता है, सबको समझ में आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने कोरक खंड वालों को क्या बोलते हैं, बस क्या किया है ना, नाम चेंज कर देता है कि इसको तूतक बोलते हैं, इसको मैरूला बोलते हैं, बस ये। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब होता क्या है कि ये जो पोषकोरक होता है, मैं बताने वाला हूं अपरा से कई क्वेश्चन पूछ सकता है वो, अपरा के बारे में। ये तो बात समझ आ गई। क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है? विदलन होता है। ध्यान रखना, इसे विदलन क्लीवेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, इसका साइज नहीं बढ़ता, साइज इतना ही रहेगा। राइट। साइज इतना ही रहेगा, साइज चेंज नहीं होता, कोशिकाओं का नंबर चेंज होता है बस। तो इसको क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं हम। इसमें वृद्धि नहीं होती, ओनली विभाजन हो रही है, वृद्धि थोड़ी हो रही है। वृद्धि होती तो इसका साइज डबल नहीं हो जाता, 2 कोशिकाएं बनी है। तो इसको बोलते हैं हम विदलन क्लीवेज। इस तरह से खंड बनते चले जाते हैं, इसको कोरक खंड बोलते हैं। जिसमें 8 और 16 कोरक खंड होते हैं, उसको तूतक बोलते हैं। ठीक है। फिर काय में चेंज हो जाता है, ये काय में चेंज हो जाता है, ये कोरकपुटी में चेंज हो जाता है। और कोरकपुटी में क्या होता है? देखो, कोरकपुटी है ना, कोरकपुटी में क्या होता है, फिर क्या होता है कि बाहर की ओर क्या होती है, कुछ कोशिकाएं लग जाती हैं, उसको पोषकोरक बोलते हैं। अंदर वाली कोशिकाओं के समूह को अंतकोशिकीय समूह बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब समझने वाली बात है, ये जो अंतकोशिकीय समूह है, ये काय में परिवर्तित, काय में विकास करेगा भ्रूण में। काय में बदल जाएगा, विकास काय में करेगा, ये भ्रूण में विकास करेगा। अब यहाँ पे पोषकोरक क्या करता है? देखो, पोषकोरक जो यहाँ पे ये कोशिकाएं होती हैं गर्भाशय की भित्ति से मिलकर, राइट, गर्भाशय की भित्ति से मिलकर, दोनों मिलकर ये क्या बना लेते हैं? अपरा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपरा। बात समझ आ रही है। देखो इस तरह से, ये ऐसे करके, ऐसे है ना, यहां पे एक गुहा है खाली, और यहां पे क्या है? ये कोशिकाएं। यहां पे क्या है? ये कोशिकाएं। ठीक है। ये जो पोषकोरक है, बाहर वाली लेयर्स, ये क्या करेगी? इसकी भित्ति से मिल जाएगी। कौन सी भित्ति है ये? अंदर वाली भित्ति है ना गर्भाशय की। गर्भाशय की भित्ति से मिलकर क्या बना लेगी? अपरा बना लेगी। क्या बना लेती है ये? अपरा बना लेती है। और इसमें क्या होता है? देखो, जो बच्चा होता है वो मुंह से तो खाता नहीं, अपने मुंह से थोड़ी खाता है, वो किससे खाता है? जो भी जाना है वो अपरा लेकर जाती है। और जो भी इसमें क्या है, जो बेस्ट मटेरियल है वो इसमें बाहर आना है, वो भी अपरा से आता है। तो अपरा का काम ये होता है। अब माता क्या जो होती है, माता जो होती है और जो शिशु होता है, वो अपरा के द्वारा संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। संरचनात्मक का मीन, देखो, संरचना भी तो दोनों की जुड़ी है। क्रियात्मक मतलब काम में भी तो जुड़े हैं। अरे काम में जुड़े हैं ना। यहाँ पे इसकी मम्मी क्या कर रही है? इसे क्या दे रही है? भोजन पदार्थ। और ये अपना बेस्ट मटेरियल जो है वापस कर रहा है। तो क्या है? देखो, कार्यात्मक रूप से भी जुड़े हैं और संरचनात्मक रूप से भी जुड़े हैं। ये लिख रखा है एनसीईआरटी में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, बस यहाँ पे ध्यान रखना, अपरा के जो इंपोर्टेंट वर्क है वो ये है कि अपरा यहाँ पे अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है और कुछ हार्मोन्स निकालती है। क्या निकालती है? कुछ हार्मोन्स निकालती है अपरा। अपरा से देखो निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो 4 हार्मोन्स निकालती है। 4 हार्मोन्स निकालती है। ठीक है। एक तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन बोल में रहा हूं आपको। एक तो निकालती है प्रोजेस्टेरॉन।
एक निकालती है एस्ट्रोजन, एक निकालती है एच सी जी और एच पी एल। ठीक है, अपरा कितने हार्मोन्स रिलीज करती है? 4। इनके मैंने शॉर्ट में लिख दिए, फुल फॉर्म आपकी बुक में लिख रखी है, आप देख सकते हैं इसको और आपको याद भी होगा। तो ये 4 हार्मोन्स रिलीज करती है। कितने हार्मोन्स रिलीज करती है? 4 हार्मोन्स। और लेकिन ये किस टाइम पे रिलीज हो रहे हैं ये भी आपने माइंड लगाया, जिस टाइम पे सहगर्भता हो जाती है, गर्भ धारण हो जाता है, उस टाइम पे तो निकलते हैं। क्योंकि अपरा कब बनेगी? अपरा कब बनेगी? अपरा जब भी तो बनेगी जब अंतरोपण हो जाएगा। अंतरोपण का मीन समझ रहे हो? जब ये भ्रूण आकर क्या होता है, गर्भाशय के अंतःभित्ति से चिपक जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? अंत का मतलब क्या होता है? अंदर। रोपण का मीन क्या होता है? लगना। वृक्ष रोपण नहीं होता? वृक्ष रोपण में क्या करते हैं? वृक्ष लगाते हैं, तो अंतरोपण होता है। तो अंतरोपण होता है, अंतरोपण के बाद क्या होता है? सहगर्भता होगी, तभी तो क्या होगा? तभी तो अपरा बनेगी। तो सीधी बात है, ये हार्मोन्स तो आपको पता है, ये हार्मोन्स तो नॉर्मल लेडी में भी बनते हैं, लेकिन ये दोनों हार्मोन्स किस में बनते हैं? केवल प्रेग्नेंट लेडी में। ठीक है, ध्यान रखना। और एक अंडाशय से हार्मोन्स निकलता है, यहाँ पे अंडाशय से हार्मोन्स निकलता है रिलैक्सिन। कौन सा? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन ये भी क्या होता है? ये भी उस केवल किस में निकलता है? प्रेग्नेंट लेडी में। तो ये पॉइंट याद रखना, ये तीनों हार्मोन्स ओनली किस में निकलते हैं? प्रेग्नेंट। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, तीनों हार्मोन्स किस में निकलते हैं? ओनली प्रेग्नेंट लेडी में निकलते हैं। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इससे अपरा से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। राइट, बात क्लियर है ना? अब देखो, ये पॉइंट समझ आ गए, ये नॉर्मल सा पॉइंट था, मैंने बता दिया, आप एकदम पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सा है, ये भी सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ तक पॉइंट क्या है, सब समझ आ गए ना? तो यहाँ पे क्या थे, जितने इंपोर्टेंट पॉइंट है मैंने कराया, उसके बाद क्या करना आपको, एनसीईआरटी बुक में उसकी लाइनों को अच्छे से रीड कर लेना। तो आज की क्लास क्या करते हैं, हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि चैप्टर क्लोज ही हो गया। ठीक है।